नया IBM 7 हौसला है। मैं किसी का नाम नहीं पूछता, किसी के मजहब, उसकी हैसियत से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कहां से आते हैं और क्या करते हैं। ना इनसे मेरा कोई रिश्ता है और ना इनको मुझसे कोई लगाव। ये आते हैं और मैं इन्हें अपने आगोश में समेट लेता हूं। जब ये नहीं आते तो मैं इनका इंतजार नहीं करता। मैं इनकी जरूरत हूं और ये मेरे होने का मकसद। मैं आसरा जरूर हूं, लेकिन आशियाना नहीं हूं। मैं किसी का घर नहीं हूं, क्योंकि मैं रैन बसेरा हूं। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। दिल्ली की ठिठुरती ठंड में लोगों की ये लंबी कतार एक अदद कंबल के लिए है। एक कंबल जो इनके लिए जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकती है। आज हम आपको इस शहर की उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन जिसकी हकीकत से आप वाकिफ नहीं होंगे। देश का दिल दिल्ली, 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला शहर। लाखों मकानों वाले इस शहर में हजारों ऐसे भी लोग हैं जिनके पांव तले जमीन तो है, लेकिन सिर के ऊपर छत नहीं है, अपना आशियाना नहीं है। दिल्ली की दौड़ती सड़कें और फुटपाथ ही इनकी आरामगाह हैं, जहां वो हर रात नींद भरते हैं। लगातार आने जाने वाली गाड़ियों के बीच चैन के कुछ पल तलाशते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में जब ठंड अपना कहर बरपाती है, तो फुटपाथ पर रात काटना मुश्किल हो जाता है। और इसी मुश्किल घड़ी में मैं बनता हूं इनका सहारा। मैं ही देता हूं इन्हें आसरा, क्योंकि मैं रैन बसेरा हूं। 17,000 लोग अप्रॉक्सीमेटली होमलेस हैं और हम लोगों ने अभी 222 नाइट शेल्टर अभी बना दिए हैं। तो वी आर डेली एडिंग टू द कैपेसिटी ऑल्सो, और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाइट शेल्टर में ही सों, बाहर लोग कम सों। 17,000 बेघर सरकार के लिए महज एक आंकड़ा। इस शहर की रफ्तार में गुम कुछ ऐसे लोग जिनका न कोई माजी है और ना ही कोई मुस्तकबिल। बिल्कुल मेरी ही तरह इनका भी न कोई नाम है और न कोई पहचान। लेकिन जब ये इस दुनिया में आए थे तो अकेले नहीं थे। कोई तो था जिसने इन्हें जन्म दिया, नाम दिया, पहचान दी। बेघर, बेसहारा, न कोई पता, न कोई निशान। सवाल यह है कि आखिर ये लोग हैं कौन और आते कहां से हैं। हमारी और आपकी तरह ही इनका भी एक नाम है, नाते रिश्तेदार है। लेकिन किसी मजबूरी, किसी परेशानी ने इनको बेघर बना दिया है। मजबूरी, मैंने ये लफ्ज सुना नहीं है, बल्कि हर रोज महसूस किया है। हर शाम मेरे पास जो भी आता है वो किसी न किसी मजबूरी का ही मारा होता है। तमाम लोग इन्हें अक्सर हिकारत से देखते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए तो ये मेरे अपने हैं, जिन्हें अपनी गोद में जगह देना ही मेरा मकसद है। आखिर मैं एक रैन बसेरा जो हूं। मैंने खुद कभी प्यार नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि प्यार किसे कहते हैं। मैंने प्यार अमित की आंखों से गिरने वाले मोतियों में देखा है। मैंने देखा है कि कैसे वो अपनी मां के लिए आंसू बहाता है। अमित चंडीगढ़ से आया था, लेकिन अब उसका एक ही ठिकाना है, रैन बसेरा। जवानी में की गई कुछ गलतियों ने आज अमित को अपनों से दूर कर दिया है, लेकिन वो उन्हें भूला नहीं है। वो इसलिए छोड़ा कि थोड़े मम्मी डैडी भी बेचारे परेशान थे, थोड़े वो भी सही रहे, उनके फायदे के लिए मैं कहा चलो मेरे जो माँ बाप है प्यार तो मेरे से करते हैं मम्मी डैडी मेरे बहुत, उनकी दुख ना हो, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद यहाँ पे आया। घर वालों को परेशानी से बचाने के लिए अमित ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चंद दिन फुटपाथ पर गुजारने के बाद वो मेरे पास चला आया, लेकिन आज भी रात में मैंने न जाने कितनी बार उसे सुबकते हुए देखा है। सर सोचता तो मैं बहुत कुछ हूँ, दिल में रोता भी बहुत हूँ दिल में, पर क्या करूँ सर, कुछ अपने हालात भी ऐसे होते हैं ना जो इंसान को सोचने पड़ते हैं। जब हम सही रहते तो वो दिन क्यों देखने पड़ते, क्यों अपने से मैं दूर होता अपने घर से। अमित को रोते देख अजीब लगा ना? जिन लोगों को समाज हमेशा शक की नजर से देखता है, जिन्हें अक्सर बदनाम का दर्जा दिया जाता है, उसे यूं रोता देख अजीब लगता होगा। उसे अपनों के लिए छटपटाते देखकर अचरज हो रहा होगा।
आपके लिए यह तजुर्बा भले ही नया हो, लेकिन मैं तो हर साल सैकड़ों लोगों को अक्सर रात के अंधेरे में टूटते हुए, बिखरते हुए देखता हूं। मैं रैन बसेरा जो हूं, अमित की तरह ही यहां हजारों हैं जो अपनों से जुदा हो गए हैं, लावारिस बन गए हैं। ये रिंकू है, 7 साल का था जब वो पहली बार अपने घर से भागा था। हाँ, तो हम स्कूल जा रहे थे, हम तो स्कूल जाते थे, तो मेरे वो पान का वो दिखा उनको, प्रिंसिपल को, उसने मेरे फूटा मार दिया, मैंने गुम्मा उठा के मार दिया, भगाया, तब से मैं नहीं जाता हूँ स्कूल। उसके बाद में पंजाब मेरा भाई रहता था लुधियाने में, वहाँ भागाया, फिर लुधियाने में रहा 3 साल, फिर लुधियाना मेरा भाई ख़त्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, फिर हम पहुँचे गाँव, वहाँ पे रहे 6 साल तक, हम बड़े हो गए थे। जब हम बड़े हो गए उसके बाद हम घूमते रहे हैदराबाद, बम्बई। अपनों से बिछड़ने के बाद रिंकू नशे के जाल में फंस गया और धीरे धीरे जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन गया। लेकिन जुर्म के सियाह अंधेरे रिंकू के दिल में अपनों का प्यार नहीं मिटा सके। मैंने स्मैक बेची, गांजा बेचा, मैं पकड़ा गया, 6 दफे जेल गया मैं। 2 साल के हो गए, तब से हमने कोई कदम सब बंद कर चुके हैं। अरे मैंने घर में अपने चोरी करी, घर की किसी की बात नहीं मानी, गाय का भी चोरी नहीं करी मैंने, तो मेरे घर वाले सब हमको भूल गए। मेरी माता जी थी, वो भी ख़त्म हो गई, तो उसने बोला कि तुमको जब हम मर जाए तो मुझे घर मत आना, घर से मैं घर नहीं जाता, हमको 2 साल हो गए घर नहीं जाता। माँ की याद भी आती है, लेकिन घर जाना भी नहीं चाहते। रैन बसेरों में सोने वाले इन लोगों ने जो खोया है, उसे वो चाहकर भी दोबारा हासिल नहीं कर पाते। यहाँ सवाल ये कि आखिर ये लोग घर लौटना क्यों नहीं चाहते? वो क्या वजह होती है जो किसी को फुटपाथ पर जिंदगी बिताने पर मजबूर कर देती है? ऐसा क्या होता है जो किसी शख्स को लावारिस बना देता है? From what I can say, what I have learned so far, that there are many number of reasons, but I always like to sum it up in the words of one person I've spoken to, who calls it like breaking of all links. अपनों की जुदाई क्या होती है? रिश्तों के टूटने का दर्द क्या होता है? ये उनसे पूछिए जो अपना सब कुछ गंवाकर फुटपाथ पर जीने को मजबूर है। 6 महीने पहले तक शहनाज का अपना एक घर था, परिवार था, लेकिन आज वो और उसकी 4 बेटियां दर दर भटकने को मजबूर है। पति तो मेरे खत्म हो गया, घर पे रहती थी मैं। जब तक आदमी खत्म हो गया मैं यहीं रहने लगी अपनी बहन लोग के पास। ससुराल वाले भी मेरे को रखते नहीं है, कबाड़ी वाड़ी चुन लेती हूँ, गुरुद्वारे चले जाती हूँ। क्या हो जाता है? पूरा तो होता ही नहीं, कैसे भी करके बच्चे को पेट भर देती हूँ मैं। सबीना का गम भी शहनाज से कम नहीं है। सबीना के पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे उसकी 3 बेटियों के साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तो क्या करेंगे भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, तो किसको आगे जाएंगे, किससे मांगेंगे, कौन देगा मुझे? 3 लड़की है मेरे, 2 लड़की सियानी हो रही है, गोदी में है। परेशानी पड़ा था तब तो यहाँ पे हूँ, बहुत साल से हूँ भैया मैं। पहले यहाँ गली था, गली में रहते थे, मेरा माँ बाप गरीब है, खिलाने वाला कोई नहीं है, तो तब तो यहाँ पर हूँ। यहाँ पड़े हैं, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सर्दियों की ठिठुरती ठंड में रैन बसेरा ही इन बेघर लोगों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क साबित होता है। दिल्ली में कुल 222 रैन बसेरे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। मैंने खुद लोगों को अपने दरवाजे से दुखी होकर लौटते देखा है। इतनी सर्दी में किसी को मायूस लौटते देख मेरा भी दिल रो पड़ता है, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, क्योंकि मैं रैन बसेरा हूँ। सर्दी में कोई भी जुगाड़ नहीं है। अगर रैन बसेरा फुल हो जाता है उसके बाद हमें सड़क पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है सर। अगर दिल्ली शहर के अंदर मजदूर इंसान है तो उनके लिए ये जगह कम पड़ रही है। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमें और रैन बसेरा मुहैया कराया जाए। जब मैं इस कपकपाती सर्दी में इन्हें आसरा नहीं दे पाता तो फिर भारी कदमों से खुले आसमान के नीचे फुटपाथ की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन दिल्ली का दिल इतना पत्थर नहीं है। इस दिल्ली में ऐसे भी दिल वाले हैं जिन्हें इन बेघरों का दुख सताता है, और वही लोग रात में मसीहा बनकर आते हैं और फुटपाथ पर ठिठुरते इन बेघरों को कंबल या दूसरी चीजें देते हैं ताकि ये लोग सर्दी का मुकाबला कर सकें। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग दान में मिले कंबल बेच देते हैं। इसके लिए इनसे ज्यादा इनकी गरीबी जिम्मेदार है।
सरकार भी कुछ ऐसी ही दलील देती है, लेकिन क्या वाकई इस दलील में कोई दम है? इसलिए भी अंदर कभी बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं कि भाई हर इंसान का अपना एक रहने का तरीका होता है कि वो अलग एक जगह रह रहा है, उतनी गैदरिंग में उसको शायद नींद ना आती हो, परेशानी हो सकती है उसको, और किसी तरह एंजाइटी होती हो। तो लेकिन जो ये बात कही कि 300 रुपए के लिए मतलब कंबल और कुछ खाने के लिए कोई नहीं जा रहा, तो ऐसी ठंड में दोस्त अगर कोई व्यक्ति को 150 रुपए का ब्लैंकेट मिल जाएगा जिसके वो जो सेल करेगा वो 50 रुपए में बेचेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अपनी मौत को ऐसी ठंड में या किसी भी मौसम में 50 रुपए के ब्लैंकेट के लिए अपनी मौत को दावत देगा। मौत को दावत तो कोई भी नहीं देना चाहता, लेकिन कभी कभी दुश्वारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि जिंदगी जीने की चाहत भी खत्म हो जाती है। खुद से यूं बेपरवाह लोग मेरे पास रोज आते हैं। कभी कभी नशा इतना बढ़ जाता है कि अस्पताल की जरूरत पड़ जाती है। सवाल यह है कि आखिर ये लोग मेरे पास नशे में डूबकर क्यों आते हैं? इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति आया काम की तलाश में, और वो आया और वहाँ सड़क पर गया, सोया, तो उसे सबसे आसान उसके वही साथी दिखे जो पहले से बेचारे होमलेस हो चुके थे, और वो उनके साथ जुड़ा, तो उसको वहाँ पे बैठने का स्पेस भी मिल गया, और वहाँ से पता चला कि अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब सोने के लिए जगह नहीं थी, वहाँ पर लेटने लगा। आसपास से ट्रक गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हर वक्त मौत का खौफ कि कब ये हमारे ऊपर गिर जाए। एक दिन 100-200 रुपए वो बंदा किसी मजदूरी से कमा के लाता है, सड़क पर या ऐसी जगह पर सोने पर उसके वो भी गायब हो जाते हैं। तो उसके ऊपर और प्रेशर होता है और वो कई महीने तक इसी उलझन में रहता है। वहाँ से शुरू हो जाता है किसी नशा करने का लत। उस मतलब अल्टीमेटली वो जीने के लिए नशा करता है, सुकून से सोने के लिए नशे की शुरुआत करता है, और फिर उसका वो आदी हो जाता है। प्रेम बाबू उर्फ धोनी भी नशे का आदी था। स्मैक की एक ऐसी लत जो उसे मौत की तरफ धकेल रही थी। उसने सिगरेट भिगा भिगा के ऐसे मुझे कम से कम 3 महीने तक पिलाया। फिर पिलाया तो मैं अब गांजे वांजे की सिगरेट पीऊं तो मुझे कुछ नहीं होता था। अब उसके बिगर नहीं पीता था तो मुझे इधर उधर खुजली उजली कीड़े की तरह काटने लगते थे। अब पानी को देखूं तो एकदम डर सा मन घबरा जाता था। तो इसलिए अब मैंने कहा उस्ताद जी ये है क्या चीज़? कह रहा है फिर ज़्यादा महंगी नहीं, 120 रुपए की मिलती है। वक्त रहते प्रेम बाबू ने नशे से किनारा कर लिया। वो नशे को छोड़कर एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो अपने घर नहीं जाना चाहता। जाने का दिल करता है सर, जाने की हिम्मत करती है, लेकिन बस क्या सोच समझ के रह जाता हूँ, समझ भी नहीं आती है। कोई हालात का मारा हुआ तो कोई अपनों से हारा हुआ। कोई नशे में सब कुछ भूलना चाहता है तो कोई हर दर्द को आंसुओं में बहाने की कोशिश करता है। मैं हर दुख दर्द चुपचाप देखता हूँ, महसूस करता हूँ। ये बेघर रात के अंधेरे में हजारों सवाल करते हैं, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इन्हें रात की नींद दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रैन बसेरा हूँ। रैन बसेरा, ये लफ्ज ही मेरे होने की दास्तान बयान कर देता है। मैं आसरा हूं लोगों के लिए जिनका कोई आसरा नहीं है। मैं छत हूं उनके सिर पर जिनका कोई आशियाना नहीं है। वो लोग जिन्हें हालात ने बेघर कर दिया है, वो आते हैं मेरी पनाह में ताकि चैन से रात गुजार सके। दिन भर की थकान, मुश्किलें, तनाव और दुख को भुलाकर गहरी नींद सो सके। लेकिन कोई बेघर क्यों हो जाता है? आखिर कैसे किसी से अपना आशियाना छिन जाता है? ये सवाल हर वक्त मेरी चार दीवारी में गूंजता रहता है। गोपाल शर्मा को जब अपनों ने ही पराया कर दिया तो मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। Oh, simply due to not adjustment with children. I can't adjust with them. अच्छा। Only the problem is this. आज तो आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड स्तर पर या पूरे भारत स्तर पर का एक प्रॉब्लम है कि ओवरेज आदमी आज अपने को
नेग्लेक्टेड फील कर रहा है। जब सारी दुनिया बेगानी हो जाती है, जब अपने पराये बन जाते हैं, तो लोग मेरी इस दुनिया में आते हैं। इस दुनिया में भी गमों का कोई अंत नहीं है। कई दफे तो लोग इस दुनिया में इतना रम जाते हैं कि अपना असल वजूद, अपनी असल पहचान तक भुला देते हैं। Because oftentimes it happens that you're in such a hurry to leave that you forgot anything that identifies you, like an ID or anything. So then you are no more in the, even like you're not even an your census, like you're not somebody in this city anymore. You're not a human being. In that sense, you don't have a place. Nobody identifies you. हर रोज सैकड़ों, हजारों नए पुराने चेहरे मेरे दरवाजे पर आते हैं, सारी दुनिया से नाउम्मीद होकर। लेकिन मैं जानता हूं कि उनके दिल के किसी कोने में अपनों के पास जाने, उनसे मिलने की आस बनी रहती है। इसी आस के सहारे वो अपनी तमाम रातें काटते रहते हैं। राजीव मिश्रा को भी आस है कि उनके अपने एक न एक दिन उन्हें पहचान लेंगे। उनके जीते जीना सही, लेकिन मरने के बाद तो जरूर पहचान लेंगे। अब मेरी माँ मेरी रोज आंख फड़कती है कि मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी। अब क्या करूँ, खाना खाओ या दारू पियो, क्या करूँ। अब गम भुलाने के लिए कुछ तो करना है, या तो शराब पीना है या दारू खाना खाना है। अब खाना क्या, 2 रोटी 1 रोटी मिल जाता है भीख मांग के। में एक बेगारी जिंदगी है, एक कंगलों की जिंदगी, बताओ और क्या करें। इससे ज्यादा की जिंदगी क्या होगी बताइए। मैं लिखाऊंगा अपने हाथ पे कि मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ। जैसे वो आपने देखा था पिक्चर गजनी वाला, बस वही करूँगा। मेरी हर दरो दीवार पर किसी न किसी की कहानी चस्पा है। एक कोने में किसी के आंसू बिखरे पड़े हैं, तो दूसरे कोने में किसी ने अपनी यादें संजो रखी हैं। मैं हर किसी के दर्द का हमदर्द हूँ, लेकिन उनका दर्द सुनने और देखने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी जब सर्दियां कम होंगी तो ये लोग अपने दर्द के साथ यहाँ से चले जाएंगे, अगली सर्दी में फिर आने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि अगली सर्दी में कुछ पुराने चेहरे गुम हो जाएंगे, कुछ नए चेहरे जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं निर्विकार भाव से फिर लोगों के नए जख्मों, उनके नए जज्बातों को सुनते उन्हें जज्ब करने के लिए यहीं रहूंगा। हर साल की तरह इस सर्दी में भी आपने मेरी कहानी सुनी, अगले साल तक के लिए भूल जाने के लिए। आप ही की तरह सरकार भी मुझे इन्हीं दिनों में याद करती है। उसके बाद मैं भी इन लोगों की तरह ही गुमनाम हो जाता हूँ। आखिरकार मैं एक रैन बसेरा जो ठहरा। एक वक्त आता है जब इंसान के सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। इन लोगों की कहानियां और इस ठंड ने मेरे दिमाग को भी कुंद बना दिया है। वक्त है घर लौटने का, लेकिन इस दुआ के साथ कि किसी भी शहर में कभी कोई भी बेघर ना रहे।